हेलो गाइस, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल हिमांशु कॉमर्स क्लासेस। आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम ट्वेल्थ अकाउंटेंसी के एक चैप्टर फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ कंपनी में जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का न्यू फॉर्मेट जो हमें दे रखा है कंपनीज एक्ट 2013 के शेड्यूल 3 के अनुसार जो पी एंड एल अकाउंट का न्यू फॉर्मेट दे रखा है, उस पूरे फॉर्मेट को आज हम लॉजिकली यहाँ सीखने वाले हैं कि ये जो फॉर्मेट है वो किस तरीके से बना है। और मुझे पता है आप सबको इसको याद करने में सीक्वेंस वाइज बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन आज की इस वीडियो के बाद आपको कभी भी इस फॉर्मेट को लर्न करना नहीं पड़ेगा। आज हम इसको पूरा लॉजिकली सीखेंगे और सीखने के बाद आप इसे कभी नहीं भूलेंगे, ये मेरा आपसे वादा है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमें आज पार्ट 2 शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013 जो है उसके अकॉर्डिंग क्या इसका फॉर्मेट सीखना है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। देखिए, ये नीचे फॉर्मेट दिया हुआ है। देखिए, ये फॉर्मेट कुछ भी नहीं है। 11th क्लास में जो सोल प्रोप्राइटरशिप थी उसका जो हमने ट्रेडिंग पी एंड एल अकाउंट सीखा था, ये उसी से बना है। बस दोनों में फ़र्क ये है कि वहाँ पे हम ट्रेडिंग पी एंड एल 2 अकाउंट बनाते थे, यहाँ पे एक ही है जिसका नाम होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। वहाँ पे हम खर्चों को 2 कैटेगरी में डिवाइड करते थे, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट कुछ भी नहीं है, सारे खर्चे हैं, बस उनकी लिस्ट बनाई गई है, हेडिंग दी गई है, उसके अंदर सब खर्चे डाले गए हैं। तो पहले उस 11वीं क्लास के फॉर्मेट को हम यहाँ पे देखते हैं, उसके बाद इस फॉर्मेट को देखेंगे। देखिए, मैंने यहाँ ट्रेडिंग अकाउंट का फॉर्मेट बना रखा है, पर्टिकुलर अमाउंट। यहाँ पे एक साइड हम डेबिट चीज़ें लिखेंगे, इधर क्रेडिट की। सबसे पहले डेबिट साइड की बात करें, सबसे पहले हम लिखते थे क्या, ओपनिंग स्टॉक। उसके बाद हम लिखते थे टू परचेज। उसके बाद सारे डायरेक्ट एक्सपेंस। क्रेडिट में पहले हम सेल्स लिखते थे, उसके बाद क्लोजिंग स्टॉक। अब अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा होता तो यहाँ क्या आ जाता था, जीपी आ जाता। और कभी कभी अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा होता था तो यहाँ पे हमारा ग्रॉस लॉस आ जाता था। यही चीज़ें हमने सीखी थी 11वीं क्लास में। लेकिन अब इसी फॉर्मेट को थोड़ा डिटेल में सीखते हैं। देखिए, यहाँ पे दे रखा है ओपनिंग स्टॉक और एक क्लोजिंग स्टॉक। एक बात तो यहाँ क्लियर है कि जिन चीज़ों का क्लोजिंग स्टॉक होता है, नेक्स्ट ईयर की पहली तारीख को उन्हीं चीज़ों को क्या हो जाता है, ओपनिंग स्टॉक। तो ओपनिंग स्टॉक होने के लिए लास्ट ईयर क्या होना चाहिए, क्लोजिंग स्टॉक। तो जो चीज़ें क्लोजिंग स्टॉक में होती हैं वही किस में होंगी, ओपनिंग स्टॉक में होंगी। ये बात क्लियर है। हम देखते हैं क्लोजिंग स्टॉक किन किन चीज़ों का हो सकता है। जिनका क्लोजिंग होगा उनका ओपनिंग भी ज़रूर होगा। मान लीजिए मैं किसी चीज़ को बनाता हूँ, बना के बेचने का काम करता हूँ। मान लीजिए मैं कंप्यूटर बनाने का काम करता हूँ, तो कंप्यूटर बनाने के लिए मुझे कुछ रॉ मटेरियल, कच्चा माल खरीदना होगा, जैसे बटन्स, ग्लास वगैरह, प्लास्टिक वगैरह, रैम रोम, ये सारी चीज़ें मुझे खरीदनी होगी। और उन सबको जब मैं जोड़ दूंगा किसी चीज़ में, एक ढांचे में डाल दूंगा, तो मेरा कंप्यूटर बनेगा। तो मुझे रॉ मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी। तो यानी कि अगर मैं रॉ मटेरियल खरीद के लाया और मैं उसको कंप्यूटर बनाने के लिए यूज नहीं कर पाया तो उसका क्लोजिंग स्टॉक बच जाएगा। और जिस चीज़ का क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका क्या होता है, ओपनिंग भी होता है। तो यानी कि रॉ मटेरियल अगर मैं यूज नहीं कर पाया तो उसका क्लोजिंग भी हो सकता है, और क्लोजिंग है तो उसका क्या होगा, ओपनिंग भी होगा। पहली बात क्लियर। दूसरी बात, अब मान लीजिए मैं कच्चे माल से चीज़ें बना रहा हूँ, कंप्यूटर बना रहा हूँ। कंप्यूटर मेरा आधा बन पाया, अभी वर्क इन प्रोग्रेस में है, तो उसे कोई नहीं खरीदेगा। आधे अधूरे माल को कोई नहीं खरीदेगा तो उसका हमारे पास क्या बच जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक। और जिसका क्लोजिंग स्टॉक होता है उसका क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक भी होता है। दो बातें क्लियर हुई। तीसरी बात, देखिए, रॉ मटेरियल लाया, उसके ऊपर मैंने वर्क करा और फिनिश गुड्स में कन्वर्ट कर दिया। अब ये भी कोई ज़रूरी नहीं है कि जो चीज़ फिनिश गुड्स जो होती है वो लास्ट में हमारी दुकान में से बिक ही जाए। कोई ज़रूरी थोड़ी जो माल हम बना रहे हैं वो बिक जाएगा, कोई कंपलसरी नहीं है। अगर हमारा फिनिश गुड्स बिकता नहीं है तो उसका क्लोजिंग स्टॉक बचता है, और जिसका क्लोजिंग होता है उसका ओपनिंग भी होता है। 3 पॉइंट समझ में आए। रॉ मटेरियल का भी स्टॉक हो सकता है, WIP का भी, फिनिश गुड्स का भी। तीसरा पॉइंट, चौथा पॉइंट जो है वो आता है SIT, स्टॉक इन ट्रेड। ये समझने वाली बात है, क्या होता है। देखिए, स्टॉक इन ट्रेड का मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो मैं किसी दूसरे व्यक्ति से खरीद के लाता हूँ और किसी तीसरे व्यक्ति को एज इट इज कंडीशन में क्या करता हूँ, सेल, बिना कोई उसमें चेंज किए हुए, बिना कोई खुद का दिमाग लगाए हुए।
उसको एज इट इज मैं क्या कर देता हूँ, तीसरे व्यक्ति को बेच देता हूँ। मैंने उसमें कोई भी इफेक्ट नहीं डाले, कोई भी एफर्ट्स नहीं डाले, जैसी किसी से खरीदी थी सेम उसी कंडीशन में तीसरे आदमी को बेच दी। अगर ऐसी कोई चीज़ है तो वो किस में चली जाएगी, स्टॉक इन ट्रेड में। अब मान लीजिए मैं कोई चीज़ खरीद के लाया तो ज़रूरी थोड़ी वो बिक भी जाएगी। अगर वो नहीं बिकती है तो उसका क्लोजिंग स्टॉक भी होता है, और अगर क्लोजिंग स्टॉक है तो उसका ओपनिंग स्टॉक भी होगा। तो ये तो हमने ओपनिंग और क्लोजिंग की बात ही की थी। अब करते हैं परचेज की बात कि परचेज किन चीज़ों को हो सकता है। पहली बात, रॉ मटेरियल को हम खरीद सकते हैं, बिल्कुल खरीद सकते हैं, खरीद के लाएंगे तभी तो उसकी चीज़ बना पाएंगे। दूसरी बात, WIP को हम खरीद सकते हैं? नहीं, WIP को कभी खरीदा नहीं जा सकता। वो तो हम काम करेंगे आधा, अगर वर्क इन प्रोग्रेस, तभी तो खुद से बने ही, खरीदेंगे कैसे WIP को, खरीद नहीं सकते। दूसरा, फिनिश गुड्स को हम क्या खरीद सकते हैं? नहीं, फिनिश गुड्स को यहाँ पे हम नहीं खरीद सकते हैं, समझने वाली बात ही है। क्योंकि अगर हम वैसे खरीदने को तो फिनिश गुड्स खरीद सकते हैं, लेकिन फिनिश गुड्स वो होती है जो डेवलप हो चुकी है, जो बन चुकी है। अब मान लीजिए मैं किसी फिनिश गुड्स को खरीद के लाया, उसके ऊपर मेरा खुद का बाद में क्या दिमाग लगेगा। यानी कि फिनिश गुड्स का परचेस नहीं होता है, वो बाद में क्या बन जाती है, वो SIT ही में कहलाती है, वो SIT के अंदर ही आ जाती है। जब फिनिश गुड्स को मैं खरीद के लाया, मेरा खुद में कोई दिमाग ही नहीं लग रहा उसमें, पहले ही उसमें सारा काम हो चुका है, तो फिनिश गुड्स का परचेस नहीं है, वो किसका है, SIT का परचेस है। समझ रहे हो? इसलिए फिनिश गुड्स का परचेस नहीं होता है, किसका होता है, SIT का होता है। ये पॉइंट क्लियर आया? फिनिश गुड्स भी और SIT लगभग सिमिलर ही है। फिनिश गुड्स वो होती है जो मैंने खुद के अपने दिमाग से बनाई है, SIT वो होती है जो सामने वाले से मैं खरीद के लिए आया। अब आप लोग ये सोच रहे हो कि फिनिश गुड्स बनी बनाई चीज़ें भी तो मैं खरीद सकता हूँ। अगर मैं बनी बनाई चीज़ें खरीद रहा हूँ, मेरा खुद का उसको बनाने में कोई दिमाग नहीं लग रहा, फिर वो फिनिश गुड्स का परचेस नहीं होता है, वो किसका परचेस होता है, SIT स्टॉक इन ट्रेड का होता है। इसलिए फिनिश गुड्स का परचेस नहीं हो सकता। अब बेचने की बात करते हैं। देखिए, बेच हम फिनिश गुड्स भी सकते हैं और SIT भी सकते हैं, रॉ मटेरियल हम नहीं बेच सकते। अब आपके दिमाग में यहाँ भी आ रहा होगा कि रॉ मटेरियल मैं खरीद के लाया, क्यों नहीं बेच सकता? बिल्कुल बेच सकता हूँ। नहीं बेच सकते। मान लीजिए उदाहरण लेते हैं कि मैं रैम खरीद के लाता हूँ कंप्यूटर में बनाने के लिए। अगर मैं उस रैम का यूज करता हूँ कंप्यूटर में बनाने के लिए, तब तो वो मेरे लिए क्या है, रॉ मटेरियल है। लेकिन मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये भी होता है कि मैं रैम खरीद के लाया और तीसरे आदमी को बेच दी। अब वो रॉ मटेरियल मैंने खरीदा था कंप्यूटर बनाने के लिए, लेकिन मैंने बनाया नहीं कंप्यूटर, और उस रैम को मैंने तीसरे आदमी को बेच दिया। तो फिर वो रॉ मटेरियल का सेल्स नहीं है, वो किसका सेल्स है, वो SIT का सेल्स है। क्योंकि रैम मैं जब पहले आदमी से खरीद के लाया था, उसी कंडीशन में मैंने क्या कर दिया, तीसरे आदमी को बेच दी। फिर वो रॉ मटेरियल का सेल नहीं है, वो किसका सेल है, SIT का। क्योंकि उस रैम में मैंने कोई भी चेंज नहीं करा, एज इट जो खरीदी थी वैसी ही मैंने क्या कर दी, बेच दी। तो ये बारीक से पॉइंट है SIT में। यानी कि अगर हम किसी भी चीज़ को बेचते हैं, रॉ मटेरियल को, तो फिर वो रॉ मटेरियल का सेल्स नहीं है, वो किसका है, SIT का। वो मेरा खुद का कोई दिमाग ही नहीं लग रहा उसमें, जैसा खरीदा था वैसा बेच दिया। इसलिए बेचना दो चीज़ों को हो सकता है, फिनिश गुड्स का और SIT का। परचेज भी दो चीज़ों का था, रॉ मटेरियल का और SIT का। तो ये बात आपको क्लियर हो गई। अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या है। देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पर दे रखा है कि रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। सबसे पहले हमें वो रेवेन्यू लिखेंगे जिस चीज़ की हमारी दुकान है और जो चीज़ हम बेचने का काम करते हैं, उसको बेचने से जो भी हमारी इनकम होगी वो किस में आएगी, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस में। यानी कि पहले ये वाला जो कॉलम है बाय सेल्स वाला है, फिनिश गुड्स का सेल और SIT का सेल, वो इसमें से आ जाएगा। अगर सेल्स रिटर्न वगैरह है तो माइनस कर लेंगे, या स्क्रैप वगैरह वो भी प्लस यहाँ कर लेंगे। दूसरा, सेल के अलावा अगर वो किसी भी चीज़ से हमें पैसे प्राप्त होते हैं, रिसीव होते हैं, तो क्या बन जाएगी हमारी अदर इनकम। जैसे बोनस रिसीव्ड, कमीशन रिसीव, इंटरेस्ट रिसीव, ये सारी हमारी क्या है, अदर इनकम है। सेल के अलावा अगर किसी भी चीज़ से हमें पैसे मिलते हैं तो वो किस पॉइंट में चली जाएगी, अदर इनकम में। अब देखिए, ये दो ऐसे पॉइंट है जिनमें पैसे रिसीव हो रहे हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम। अगर इन दोनों को टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएंगी, टोटल इनकम या टोटल रेवेन्यू। यहाँ तक बात क्लियर? अगर सेल्स के पैसे को ऐड किया और अदर, तो दोनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगी, टोटल रेवेन्यू। चौथा पॉइंट हमारा आता है किसका, एक्सपेंस का। अब एक्सपेंस को यहाँ पे इन्होंने कितनी कैटेगरी में बांटा है, टोटल 7 कैटेगरी में बांटा है। पहला आता है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, यानी कि वो मटेरियल जिसको मैंने क्या किया है,
माल को बनाने के लिए कंज्यूम किया है। देखिए माल बनाने के लिए कंज्यूम हम कौन कौन सा स्टॉक कर सकते हैं इसमें समझते हैं। देखिए रॉ मटेरियल ओपनिंग है जो हमारे पास पहले से अवेलेबल है यूज करने के लिए, उसको यूज कर सकते हैं। अगर वो कम पड़ता है तो हम रॉ मटेरियल का क्या कर सकते हैं, परचेज भी कर सकते हैं। तो एक तो हम ओपनिंग रॉ मटेरियल को यूज कर सकते हैं, परचेज को यूज कर सकते हैं। अगर इन दोनों को जोड़ दें तो टोटल वो वाला रॉ मटेरियल हमारे पास आ जाएगा जो किसी भी चीज़ को बनाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। लेकिन हमें इस पॉइंट में निकालना है वो वाला जो हमने यूज किया है। तो ये दोनों को अगर जोड़ेंगे तो वो आ जाएगा जो यूज कर सकते हैं। अगर इसमें से हम क्लोजिंग वाला रॉ मटेरियल घटा दें तो बीच का पार्ट कौन सा बच जाएगा, वो बच जाएगा जो हमने क्या कर लिया, कंज्यूम कर लिया। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बना, कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड इज इक्वल टू ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। यानी कि ओपनिंग का भी हम यूज कर सकते हैं, परचेज का भी। अगर इन दोनों को जोड़ेंगे तो इन दोनों मटेरियल का हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमें निकालना कौन सा पार्ट है जो यूज कर लिया है। तो क्लोजिंग स्टॉक जो हमने यूज नहीं करा है अगर उसको उसमें से माइनस कर दे जो यूज कर सकते हैं, तो बीच का कौन सा पार्ट हमारे पास आ जाएगा, जो हमने कंज्यूम कर लिया है। तो पहला पॉइंट हमें यहाँ पे निकालना है कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम, जो हम ऐसे निकाल लेंगे। दूसरा है यहाँ पे परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। ये क्वेश्चन में सीधा सीधा मिलता है, ये रहा SIT, परचेज ऑफ SIT, ये सीधा क्वेश्चन मिलेगा। वहां से हमें क्या करना है, कॉपी पेस्ट करना है। तीसरा पॉइंट आता है चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड SIT। हमने चेंज दिखाना है किस किस के बीच, WIP के बीच, फिनिश गुड्स के बीच, SIT के बीच। इन्वेंट्री है, इसके क्लोजिंग FG SIT, यानी कि कुछ भी नहीं करना है हमें, इन तीनों के ओपनिंग में से क्लोजिंग को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। अगर हम ओपनिंग WIP में से क्लोजिंग WIP, ओपनिंग FG में से क्लोजिंग FG, ओपनिंग SIT में क्लोजिंग SIT, इन तीनों को आपस में माइनस कर दें तो हमारे पास हमारा तीसरा पॉइंट आ जाएगा, जो कि क्या है, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, यानी कि क्लोजिंग फिनिश गुड्स में से ओपनिंग फिनिश गुड्स माइनस करना है। WIP, क्लोजिंग WIP में से ओपनिंग WIP माइनस करना है। और SIT, क्लोजिंग SIT में से ओपनिंग SIT माइनस करना है। इससे हमारे पास क्या आ जाएगा, चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ फिनिश गुड्स, WIP एंड SIT। देखिए अब तक 3 पॉइंट हमने लर्न करना है किसके, एक्सपेंस के। पहला था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, वो मटेरियल जो हमने क्या कर लिया है, कंज्यूम, उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। दूसरा पॉइंट था परचेज ऑफ SIT, ये क्वेश्चन में हमें सीधा मिलेगा, वहां से कॉपी पेस्ट करना है। और तीसरा पॉइंट था चेंजेस इन इन्वेंट्री ऑफ FG, WIP एंड SIT, इन तीनों के क्लोजिंग में से क्या माइनस करने हैं, ओपनिंग। हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। इसका देखिए मैंने यहाँ फॉर्मूला भी लिख रखा है, चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ FG, WIP एंड SIT, तीनों के ओपनिंग में से क्या, तीनों के क्लोजिंग माइनस कर देंगे, हमारे पास ये वाला पॉइंट आ जाएगा। देखिए अब तक हमने 3 पॉइंटों की बात की है, और तीनों ही पॉइंटों में किस चीज़ की बात हुई है, गुड्स से रिलेटेड बात हुई है, गुड्स को बनाने से रिलेटेड बात हुई है। तीनों ही पॉइंट में गुड्स की बात हो रही है, चाहे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम हो, परचेस ऑफ SIT हो, या चेंज इन इन्वेंट्री हो। तीनों में किसकी बात हो रही है, गुड्स की, स्टॉक की बात हो रही है। अब गुड्स बनाता कौन है, एम्प्लॉय बनाते हैं जो हमारे काम कर रहे हैं हमारी फैक्ट्री के अंदर। इसलिए नेक्स्ट जो एक्सपेंस हो गया वो किससे रिलेटेड हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। देखिए याद करने का तरीका देखिए, पहले तीनों पॉइंट किससे रिलेटेड थे, गुड्स से रिलेटेड थे, और गुड्स बनाता कौन है, एम्प्लॉय बनाते हैं। इसलिए चौथा एक्सपेंस किसका हो गया, एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब देखिए एम्प्लॉय को गुड्स बनाने के लिए किसकी ज़रूरत होती है, मशीनों की ज़रूरत होती है। मशीन खरीदने के लिए हमें क्या चाहिए, पैसे चाहिए। पैसे नहीं है तो हमें बैंकों से लोन लेना पड़ता है, उस लोन पर हमें क्या देना पड़ता है, इंटरेस्ट देना पड़ता है। इसलिए अगला एक्सपेंस किसका हो गया, फाइनेंस कॉस्ट का। देखिए इसी सीक्वेंस में आप ध्यान करिएगा कि गुड्स बनाने के लिए मशीनों की ज़रूरत होती है, गुड्स बनाने के लिए एम्प्लॉय की ज़रूरत होती है, इसलिए चौथा एक्सपेंस हो गया था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब एम्प्लॉय गुड्स बनाते हैं मशीनों से, मशीन खरीदने के लिए चाहिए पैसे, पैसे लाएंगे हम बैंक से लोन लेकर, लोन पर देना पड़ता है इंटरेस्ट, इसलिए हमारा 5वां एक्सपेंस हो गया फाइनेंस कॉस्ट का।
अब जब मशीन दुकान में आ गई है तो मशीन पे क्या लगाना पड़ेगा, डेप्रिसिएशन। इसलिए अगला एक्सपेंस हमारा किसके होगा, डेप्रिसिएशन का एंड अमोर्टाइजेशन एक्सपेंस का। अगर टेंजिबल असेस्ट है तो डेप्रिसिएशन लगेगा, इंटेंजिबल असेस्ट है तो वो क्या होंगी, अमोर्टाइज होगी। तो 6 एक्सपेंस याद हुए। अब जो चीज इन 6 एक्सपेंस में नहीं जा रही है, अगर कुछ बच जाता है तो किस में चला जाएगा, अदर एक्सपेंस में। अब 7 पॉइंट हो गए, 7 तो अगर टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, टोटल एक्सपेंस। देखिए और फिर से लर्न करते हैं एक्सपेंस को। पहला था कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल प्लस परचेस ऑफ रॉ मटेरियल माइनस क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें हम अगर सेकंड पॉइंट देखें तो परचेस ऑफ एसआईटी, जो क्वेश्चन में सीधा मिलेगा। तीसरा पॉइंट चेंज इन इन्वेंट्री ऑफ एफजी, डब्ल्यूआईपी एंड एसआईटी। तीनों की क्लोजिंग में से ओपनिंग माइनस कर देंगे। उसके बाद तीनों पॉइंट पे बात हुई थी गुड्स रिलेटेड। गुड्स बनाते हैं कौन, एम्प्लॉय, इसलिए चौथा एक्सपेंस हो गया था एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस। अब एम्प्लॉय आ गए हैं तो एम्प्लॉय मशीन से बनाएंगे किसको, गुड्स को। मशीन खरीदने के लिए पैसे चाहिए, उसके लिए हम लोन लेके आएंगे, लोन पे इंटरेस्ट देना पड़ेगा, इसलिए अगला एक्सपेंस जो था वो हमारा हो गया फाइनेंस कॉस्ट का। अब जब मशीन दुकान में आ गई तो उसके ऊपर क्या लगेगा, डेप्रिसिएशन, इसलिए अगला एक्सपेंस हो गया डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। और जो इन सब में नहीं आता वो कहाँ चला जाएगा, अदर एक्सपेंस में। अब सारे एक्सपेंस का टोटल किया तो यहाँ पे आ गए टोटल एक्सपेंस। देखिए तीसरे पॉइंट पे हमने निकाली थी टोटल रेवेन्यू, यहाँ चौथे पॉइंट पे हमने निकाली टोटल एक्सपेंस। अब अगर टोटल रेवेन्यू में से टोटल एक्सपेंस घटा देंगे तो पांचवा पॉइंट यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब इसमें से अगर हम टैक्स की वैल्यू माइनस कर देंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बस ये छोटा सा फॉर्मेट था, मुझे उम्मीद है कि आपको पूरा लॉजिकली समझ आया होगा कि ये जो हमारा फॉर्मेट है ये बना कैसे। देखिए लोग आपको रटवाते होंगे पर अपन यहाँ लॉजिकली समझाते हैं। मुझे पूरी उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अगर समझ आया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको समझ कितना आया, और अपनी ओपिनियन ज़रूर दें कि आज से पहले आपने इसको रटा होगा शायद, या आपको स्कूलों में रटवाया गया होगा। तो कमेंट में ज़रूर बताएं आपको समझ आया या नहीं आया। और अगर आपको वीडियो पसंद आई थोड़ी सी भी तो आप वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसी ही वीडियो अब कंटिन्यू आपको इस चैनल पर मिलती रहेगी। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगेगी। थैंक यू गाइस, बाय।